एंटीबायोटिक क्या ये एक जहर है या एक अमृत है? आज देखेंगे एंटीबायोटिक की इन्वेंशन ने इंसान की जिंदगी पे कैसे असर किया। क्या वो हमें फायदा देती हैं या हमें नुकसान देती हैं? तो हमारे साथ बने रहिए ये जानने के लिए कि एंटीबायोटिक का हमारे ऊपर क्या असर होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कराची में घूमते वक्त किसी भी दिन आपके पास चोर और डाकू आ सकते हैं, वैसे ही किसी भी दिन आपको खांसी, जुकाम और लूज मोशंस हो सकते हैं। तो इन सारी कॉमन बीमारियों का हल जानने के लिए हम डॉक्टर के पास जाने से ज्यादा घर में पड़ी हुई दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। फिर उनमें पेनाडोल, फलां 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 और फलां किस्म की दवाइयां हम खाते हैं। कभी कभार तो हमारे घर के अंदर रहने वाले किसी फर्द के अंदर एक डॉक्टर की रूह आ जाती है, वो कहता है कि भाई फलां टेबलेट खा लो, तुम ठीक हो जाओगे। अब उन सारी टेबलेट्स के अंदर कहीं ना कहीं एक टेबलेट होती है जो होती है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक एक खास किस्म की दवाइयां होती हैं जो हमारे जिस्म के अंदर बैक्टीरिया के साथ लड़ती हैं। ऐसा समझ लें ये एक आर्मी है जो हमारे जिस्म के अंदर बीमारी फैलाने वाले दहशतगर्द जरासीमों के साथ लड़ती हैं और उनको मार गिराती हैं। साइंटिफिक गहराइयों में आज हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जानेंगे कि एंटीबायोटिक्स के कितने अकसाम होते हैं, जिसमें ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, जनरेशन। हम साइंटिफिक डिस्कशन को थोड़ा साइड रख के जनरल डिस्कशन पे आज एंटीबायोटिक पे बात करेंगे। हर दिन हम हजारों लाखों किस्म के जरासीमों के साथ उठते बैठते हैं। फिर वो हमारी स्किन के ऊपर चलते हैं, कोई हमारे बालों में बैठे हुए होते हैं, कोई हमारे कपड़ों में, और आम आते जाते मिट्टी, धूल मिट्टी और इन सारी चीज़ों के साथ भी जरासीम हमारे पास आते हैं। हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम, जिसके अंदर मेनली वाइट ब्लड सेल, उन जरासीमों को ख़त्म करते हैं। और उनमें से कुछ शरारती जरासीम जो हमारे जिस्म के अंदर, वो शरारती बैक्टीरिया जो हमारे जिस्म के अंदर इन्फेक्शंस फैलाते हैं। अब वो इन्फेक्शन कान का हो सकता है, नाक का हो सकता है, आँख का हो सकता है, गले का हो सकता है, जिस्म के किसी भी हिस्से का। चाहे हमें जब चोट भी लगती है तब भी हमारे जख्म के ऊपर जो इन्फेक्शन होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब ये चीज़ समझने की है कि एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ख़त्म करने के काम आती है। पर जहाँ पे अगर आपके पास कोई इन्फेक्शन वायरस और फंगस या दूसरी किसी चीज़ की वजह से हो रहा हो तो वहां पे एंटीबायोटिक काम नहीं आती। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लंदन की एक लेबोरेटरी में बैठे हुए थे, जहां उन्होंने अपनी पेट्री डिश में देखा कि एक पेट्री डिश में बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो रही। जब उसको क्लोजली ऑब्जर्व किया गया तो पता चला कि यहाँ पे एक फंगस है जो एक पेनिसिलिन नाम का केमिकल रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की मौत वाक़ई हो रही है। तो वहां से एंटीबायोटिक का कॉन्सेप्ट सामने आया और उसी को ही डेवलप करके हमने पहली एंटीबायोटिक, और उसका नाम भी पेनिसिलिन ही रखा। एंटीबायोटिक की दरियाफ्त के बाद अब सबसे बड़ा मसला था एंटीबायोटिक को आम लोगों तक पहुंचाना। अब कई कंपनियां इसके ऊपर लग गई थी, कई फार्मास्यूटिकल कंपनियां, पर इस चीज को मंजर आम पे पब्लिक के लिए अवेलेबल करवाया हमारी वर्ल्ड वार 2 ने। क्योंकि हमेशा तारीख में ये रहा है, जब भी कोई बड़ी जंग होती है वो अपने साथ बहुत सारी चेंजेस लाती है, बहुत सारी इर्तिकाई अमल अपने साथ लाती है। चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो, मेडिसिन के मामले में हो, वेपन्स के मामले में हो, ये जंग के साथ वैसे ही एसोसिएटेड रहे हैं। एंटीबायोटिक हमारे जिस्म के अंदर बीमारी फैलाने वाले जरासीमों से तो बिल्कुल लड़ती है, पर एंटीबायोटिक का ज्यादा इस्तेमाल उन्हीं जरासीम, उन्हीं बैक्टीरिया को ताकतवर करता जाता है और आगे चल के वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया के ऊपर असरअंदाज नहीं होती। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, और ये आज की दुनिया के अंदर बहुत बड़ा मसला है जो एंटीबायोटिक से रिलेटेड है। अब पाकिस्तान का मिसाल ले लें। पाकिस्तान के अंदर हर घर के अंदर कोई ना कोई 2-3 किस्म के एंटीबायोटिक पड़ी होती हैं। कभी किसी को खांसी के लिए खिला दी, कभी किसी को मोशन के लिए खिला दी, कभी किसी को सर के दर्द के लिए खिला दी। अब उन लोगों को ये नहीं पता होगा था कि आखिर इस टेबलेट का, इस दवाई का असली मकसद और इस्तेमाल किस तरीके से और किस जगह पे करना है। और दूसरा आलमिया हमारी कौम के साथ ये है कि मेडिकल स्टोर पे जब भी आप कोई दवाई परचेज करने जाए, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन हो या ना हो, वो दवाई आपको दे देता है। एंटीबायोटिक ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं,
ये चीज समझने की चीज है। क्यों? अगर एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल हुआ तो आपके अंदर एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी, तो उसके बाद एंटीबायोटिक आपके ऊपर कोई भी असर नहीं करेंगे और बैक्टीरिया आपके जिस्म के अंदर इन्फेक्शंस पे इन्फेक्शन करते जाएंगे। अभी डॉन की एक रिपोर्ट आई थी कुछ अरसे पहले कि पाकिस्तान दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा एंटीबायोटिक कंज्यूमर है और हर साल दुनिया के अंदर 7 लाख लोग मारे जाते हैं। किस वजह से? एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस की वजह से। क्योंकि अब उनके जिस्म के अंदर जो बैक्टीरिया पल रहे हैं वो उस एंटीबायोटिक के इतने आदी हो चुके हैं कि अब उन पे वो एंटीबायोटिक असर नहीं करती। इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद आपको नॉर्मल खांसी, जुकाम, हर कोई छोटी मोटी इन्फेक्शन भी छोटा मोटा इन्फेक्शन भी आपको मार सकता है। एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने के भी कुछ तरीकेकार होते हैं। सबसे पहले आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है। वो आपको जो टेबलेट दे और जितना डोज दे वो डोज आपको कंप्लीट करना है, पूरा कोर्स भी कंप्लीट करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आपने 2 दिन दवाई खाई, कोर्स 5 दिन का है, आप ठीक हो गए, आपने 3 दिन स्किप कर दिए। इससे एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस का चांस आपके जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहली बात, कोर्स अपना कंप्लीट रखें ताकि बैक्टीरिया को इन्वॉल्व होने का मौका ना मिले। दूसरी बात, गैर जरूरी जगहों पे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें। जस्ट सपोज मुझे खांसी और जुकाम है, अब जरूरी नहीं कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही हो, वो वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। जैसे कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन था, उसके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक वर्क नहीं करेगी। इसी तरीके से हर वो इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया की वजह से नहीं है और आप वहां भी अगर एंटीबायोटिक का यूज कर रहे हैं तो आपके जिस्म के अंदर जो ऑलरेडी पड़े हुए बैक्टीरिया हैं, सो रहे हुए बैक्टीरिया, वो और ज्यादा इवॉल्व हो जाएंगे। मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट तो फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर वालों से है कि मेरे जैसा है या कोई भी आम बंदा आपके पास आके किसी भी दवाई का नाम ले तो उसको वो दवाई ना दो यार, मेहरबानी करके, क्योंकि ये ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं है, ये एंटीबायोटिक्स है। इसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जरूरी होती है। तो ऐसे किसी को भी बंटियों और चॉकलेट्स की तरह, कैंडीज की तरह ये दवाई ना दो, हाथ में पकड़ा ना दो। कल को वो उसकी सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकती है। दूसरी रिक्वेस्ट मेरी डॉक्टर्स के साथ है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे जो हर छोटे बड़े मर्ज के लिए एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर देते हैं। या एंटीबायोटिक्स की प्रिस्क्रिप्शन को थोड़ा एहतियात से लिखा करें। तीसरी, और ये रिक्वेस्ट खुदारा मेरी ये पाकिस्तानी आवाम समझ पाए, ये रिक्वेस्ट हम सारे पाकिस्तानियों के लिए कि भाई एंटीबायोटिक कोई टॉफी नहीं, कोई चॉकलेट नहीं कि आया खा लिया। एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंट इतना बड़ा खतरा है, अभी गवर्नमेंट भी इसके ऊपर स्टेप्स ले रही है। जैसे इसको ओवर द काउंटर पे खत्म करने के लिए कैंपेन्स चला रही है, मेडिकल स्टोर्स के ऊपर सख्ती की जा रही है। ऐसे ही आप भी थोड़ा अपना ख्याल रखें। एंटीबायोटिक का यूज बहुत और बहुत एहतियात के साथ किया जाए। आपको पता है दुनिया के अंदर अभी भी फर्स्ट सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं और हमारे यहाँ पे 4th और 5th जनरेशन एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड का असर हमारे जिस्म के अंदर खत्म हो चुका है। हम लोग उनसे इतने रेजिस्टेंस हो चुके हैं, हमें 5th और 6th जनरेशन की एंटीबायोटिक चाहिए नहीं। मतलब क्या, हम इंसान हैं, हमारे अंदर जो मैकेनिज्म चल रहा है हमें उसका कोई ख्याल ही नहीं। बस चलते रहो, खाते रहो, टॉफी है, उठते बैठते। बड़ा मजा आ गया यार, आज तो चॉकलेट फ्लेवर मैंने एंटीबायोटिक खाई है। ओ भाई ख्याल करो, ख्याल करो, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं चलता। क्या बढ़िया था गुरु। अब हम पाकिस्तानियों में दूसरे भी 2 बड़े मसले हैं। सबसे पहला मसला, अगर हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई दोस्त मेडिकल स्टोर या फार्मेसी चलाता है, हमें खांसी हुई, जुकाम हुई, स्किन पे इन्फेक्शन हुआ, कुछ भी हुआ, सबसे पहले जाएंगे उसके, ए लाला बता तो सही ये हुआ है, क्या करूं? लाला बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही है, कौन सी दवाई खाई जाए? अबे वो कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, वो फार्मेसी वाला है, वो फिर भी तुम्हें 1-2 एंटीबायोटिक दे देगा और वक्त के साथ साथ आप लोगों के घर भी ऐसा एक डब्बा तैयार हो जाएगा जिसके अंदर होगी बहुत सारी, बहुत सारी ऐसी दवाइयां। अब इसमें से कौन सी खानी, कौन सी नहीं खानी, ये आपको सिर्फ एक अच्छा डॉक्टर ही बता सकता है, कोई फार्मेसी वाला नहीं। या मेरा कोई चाचा, भतीजा, मामा ये नहीं कह सकता, अरे तेरे को इधर दर्द है, तू फलां टेबलेट खा ले, तेरे सर में दर्द है, तेरे नाक में दर्द है, तेरी में दर्द है, तू ये लगा ले। अबे भाई समझो, दवाइयों के इस्तेमाल को समझो।
खुदारा इस चीज को सीरियस लो। जैसे ये भी सीरियस हो गया ना, वैसे आप भी सीरियस हो जाओ। अब तुम ये बताओ, तुम्हें गुस्सा आ गया, मुझे गुस्सा आ गया, पर इस अवाम को कब गुस्सा आएगा? कब ये फार्मेसी से ऐसे ही दवाइयां लेना छोड़ देगी? कब ये डॉक्टर्स के पास जाएंगी? तुम ही बताओ क्या होगा इस कौम का? ये तो बोल नहीं सकता, पर मैं बोल सकता हूं, आप बोल सकते हैं। आप दूसरों तक ये बातें पहुंचाएं, दूसरों को भी इस चीज का इल्म दें कि भाई दवाइयां ऐसे खाना बिल्कुल सेहत के लिए खतरनाक हो सकती हैं, सेहत के लिए नुकसानकार हो सकती हैं। आप खुद को भी महफूज रखें, अपने घर वालों को महफूज रखें, दोस्तों को और आसपास के जितने लोगों को महफूज कर सकते हैं इन चीज़ों से महफूज रखें। तो मिलते रहेंगे किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ताकि ये ऐसे ही हंसता रहे, वरना ये गुस्सा कर लेगा। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।